नमस्ते। महाभारत का महायुद्ध सिर्फ हथियारों और सेनाओं की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा दिमाग और रणनीतियों की जंग थी। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कैसे एक बेहतर सोच, एक बेहतर स्ट्रैटेजी बड़ी से बड़ी ताकत को भी घुटनों पर ला सकती है। चलिए जरा इसे समझते हैं। देखिए, एक तरफ थी कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना और दूसरी तरफ पांडवों की सिर्फ 7। ये तो बहुत बड़ा फर्क है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी छोटी सेना जीती कैसे? इसका जवाब संख्या में नहीं बल्कि उन गठबंधनों और योजनाओं में छिपा है जो जंग शुरू होने से बहुत पहले ही बन चुकी थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में खून बहने से काफी पहले पूरे भारतवर्ष का सियासी नक्शा धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट रहा था। ये वो दौर था जब सेनाएं नहीं बल्कि बड़े बड़े साम्राज्य अपनी अपनी तरफ खींचे जा रहे थे। और कमाल की बात यह है कि दोनों पक्षों का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। और यहीं पर दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। पांडवों ने चुना धर्म और रिश्तों का रास्ता। उन्होंने ऐसे राजाओं को साथ लिया जो मानते थे कि पांडव नैतिक रूप से सही हैं। वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन ने छल, दबाव और पुराने एहसानों का इस्तेमाल करके एक जबरदस्त विशाल सेना खड़ी कर ली। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं की सीधी टक्कर थी। जरा पांडवों के साथियों पर एक नजर डालिए। पांचाल के राजा द्रुपद पारिवारिक रिश्तों की वजह से साथ आए। मत्स्य के राजा विराट एहसान और कृतज्ञता से बंधे थे। मगध के राजा पर श्रीकृष्ण का कर्ज था। मतलब यहां हर गठबंधन के पीछे कोई ना कोई नैतिक या भावनात्मक वजह थी। इससे एक ऐसी सेना बनी जो सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि दिल से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अब कौरवों की तरफ देखते हैं। शकुनी तो खैर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था ही। कर्ण अपनी दोस्ती और निष्ठा में बंधा हुआ था और राजा शल्य जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को तो धोखे से अपनी तरफ कर लिया गया था। तो यहां ताकत तो बहुत थी, लेकिन कई गठबंधन या तो मजबूरी पर टिके थे या फिर छल की नींव पर। और ये बात राजा शल्य की कहानी में सबसे अच्छे से दिखती है। सोचिए, वो पांडवों के सगे मामा थे और अपनी सेना लेकर उनकी ही मदद के लिए निकले थे, लेकिन दुर्योधन ने रास्ते में उनका ऐसा शानदार स्वागत किया, ऐसी आवभगत की कि शल्य ने अनजाने में ही उसे समर्थन का वचन दे दिया। ये एक ऐसा धोखा था जिसने पांडवों को न सिर्फ सैन्य रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई। तो ठीक है, गठबंधन बन गए, सेनाएं खड़ी हो गईं, लेकिन अब बात करते हैं असली खेल की। वॉर रूम के अंदर क्या चल रहा था? इन सेनाओं को मैदान में चलाने की आखिर योजना क्या थी? क्योंकि असली जंग तो दिमाग से लड़ी जानी थी। कौरवों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी और सिंपल थी, जिसे हम कह सकते हैं दिग्गजों की दीवार। उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे महान और अनुभवी योद्धाओं को सबसे आगे खड़ा कर दिया। उनका प्लान यह था कि पांडव अपने ही बड़ों, अपने ही प्रियजनों पर हथियार उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे और उनका हौसला पहले ही दिन टूट जाएगा। ये एक मनोवैज्ञानिक हमला था। और दूसरी तरफ थी पांडवों की रणनीति, गुणवत्ता बनाम मात्रा। वो जानते थे कि वो ताकत में कम है, इसलिए उन्होंने पूरी सेना से एक साथ भिड़ने के बजाय कौरवों के सबसे मजबूत खंभों को एक एक करके गिराने का फैसला किया। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसी योजना थी, जहां हर उस योद्धा की एक छिपी हुई कमजोरी को निशाना बनाना था जिसे सब अजेय मानते थे। पांडवों का प्लान देखिए कितना साफ और असरदार था। हर दिन एक बड़े कौरव योद्धा को चुनो, फिर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है इसका पता लगाओ और फिर अपनी पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ उसे बेअसर करने में लगा दो और अगले दिन यही काम फिर से दोहराओ। इसी तरीके से उन्होंने एक पहाड़ जैसे काम को मुमकिन कर दिखाया था। लेकिन इन सभी रणनीतियों और योजनाओं से भी ऊपर एक ऐसा फैसला था, एक ऐसा चुनाव था जिसने युद्ध शुरू होने से पहले ही उसका नतीजा लिख दिया था। ये कहानी का वो मोड़ है जहां सब कुछ दांव पर लगा था। और वो फैसला इस एक सीधे से सवाल पर आकर टिक गया। ज्यादा शक्तिशाली क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी सेना या फिर दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग जो उस सेना को भी हराने का रास्ता जानता हो? और यहीं पर दुर्योधन और अर्जुन के बीच का असल फर्क दुनिया के सामने आ गया। दुर्योधन ने कृष्ण की विशाल अजेय नारायणी सेना को चुना, उसने सैन्य शक्ति को चुना। और अर्जुन ने चुना अकेले श्री कृष्ण को, वो भी बिना किसी हथियार के, सिर्फ अपने सारथी के रूप में। क्योंकि अर्जुन जानता था कि सेना को चलाने वाला दिमाग खुद सेना से कहीं ज्यादा कीमती है। उसने रणनीतिकार को चुना।
बस इसी एक चुनाव ने कुरुक्षेत्र का फैसला हमेशा के लिए तय कर दिया था। अब हम इस विश्लेषण के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां हम समझेंगे कि आखिर क्यों इस महायुद्ध का नतीजा पहले दिन से ही लिखा जा चुका था। तो सबसे अहम बात क्या है? कुरुक्षेत्र का युद्ध हथियारों की गिनती या सैनिकों की संख्या से नहीं जीता गया। ये युद्ध उस पक्ष ने जीता जिसके पास बेहतर मार्गदर्शन था, जिसके पास एक ऐसा रणनीतिकार था जो हर चाल का जवाब पहले से जानता था। ये संख्या पर युक्ति की जीत थी। और आखिर में सब कुछ इस एक विचार पे आकर रुकता है। सेना की संख्या ये तो बता सकती है कि युद्ध कितना बड़ा और भयानक होगा, लेकिन युद्ध का परिणाम क्या होगा ये हमेशा हमेशा रणनीति ही तय करती है। और यही कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा सबक है।